मित्रों, इस पाठ की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जिस बिंदु पर अब हम चर्चा करेंगे वह है हिमनद के कार्य। तो सबसे पहले जो ये हमारे हिमनद होते हैं इनको हम हिमानी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हिमानी भी कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इनको हम ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हिमनद है ये क्या होता है। अब देखिए, साधारण भाषा में हिमनद का अर्थ है बर्फ की नदी। बस आप सिर्फ इतना ही समझिए, हिमनद क्या है? बर्फ की नदी। पहाड़ों पर, पहाड़ों की चोटियों पर, पहाड़ों की ढलानों पर बहुत ज्यादा बर्फ इकट्ठा हो जाता है और वो बर्फ धीरे धीरे ढलान में, जो पहाड़ों की ढलान होती है उससे नीचे आता है। ठीक है, खिसकते हुए आता है। और जब ये प्रक्रिया होती है खिसकने की बर्फ की, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमनद कहते हैं या हिमानी कहते हैं या ग्लेशियर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला कार्य जो होता है वो होता है झीलों का निर्माण। अब ये हिमनद दोनों कार्य करता है, अपर्दन तथा निक्षेपण। देखिए, तो सबसे पहले जब ये अपर्दन करता है तो कौन सी आकृति का निर्माण करता है? तो जब हिमनद अपर्दन का कार्य करता है और तो उससे पहाड़ों पर झीलों का निर्माण होता है। अब देखिए, इन झीलों का निर्माण कैसे होता है? जब बर्फ चलता है तो बर्फ अपने साथ या बर्फ अपने नीचे अवसाद, बहुत सारा अवसाद, पत्थर, कठोर चट्टानें, ठीक है, मिट्टी, इन सब को अपर्दित करता है। ठीक है, चट्टानें, ठीक है, मिट्टी, इन सब को क्या करता है? अपर्दित करता है। और इस अपर्दन के कारण, ठीक है, गहरे गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, गहरे गर्तों का निर्माण हो जाता है। गर्तों का निर्माण होता है और ये जो गहरे निर्माण होता है और इन गड्ढों में क्या हो जाता है? पानी इकट्ठे हो जाता है। इन गहरे गर्तों में बर्फ पिघलने के कारण जब बर्फ क्या होती है? पिघलती है, तो वहां पर क्या हो जाता है? पानी इकट्ठा हो जाता है।
पानी एकत्रित हो जाता है या पानी जल भर जाता है और वहां पर किसका निर्माण होता है? झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये थी हिमनद द्वारा बनाई गई पहली आकृति। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और हिमनद द्वारा, ये तो अपर्दन द्वारा बनी हुई आकृति है। अब हिमनद द्वारा क्या करता है? हिमनद द्वारा निक्षेपण का कार्य भी किया जाता है और ये जो निक्षेपण का कार्य होता है, इससे क्या होता है? हिमनद हिमोड़ का विकास होता है या हिमनद हिमोड़ बनते हैं। और हिमनद हिमोड़ कौन से कार्य से बनते हैं? निक्षेपण के कार्य से। मतलब कि जब हिमनद द्वारा अपर्दित या अपर्दन होता है और उन अपर्दित अवसादों का, उन अपर्दित पत्थर, रेत, मिट्टी का जमाव, जब ये हिमनद इन सब अपर्दित चीजों को, इन सब अपर्दित अवसाद को लाकर किसी स्थान पर नीचे ढलान में नीचे की तरफ लाकर क्या कर देता है? इन सारी चीजों को निक्षेपित कर देता है, इन सारी चीजों को जमा कर देता है। तब जो आकृति बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमनद हिमोड़। तो आपके समझ में आ गया होगा, ये तो अपर्दन का कार्य है हिमनद का, और ये हिमनद द्वारा निक्षेपण से जो आकृति बनती है वो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं पवन के कार्यों पर। अब ये जो पवन है ये भी दोनों प्रकार के कार्य करती है, अपर्दन का कार्य भी करती है और निक्षेपण का कार्य भी करती है। दोनों कार्य करती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगिस्तान की। ठीक है, रेगिस्तान में पवन दोनों प्रकार के कार्य करती है, अपर्दन का कार्य भी करती है और निक्षेपण का कार्य भी करती है। और जो रेगिस्तान में पहली स्थलाकृति पवन निर्माण करती है अपर्दन के कार्य से, वह है छत्रक शैल। अब छत्रक शैल क्या है? तो मैं इसकी एक आकृति बनाकर आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये कोई पहाड़ है या आप कह सकते हैं कोई पत्थर भी है और हवा चल रही है, पवन चल रही है। तो पवन चलती है तो जो पवन में भारी कण होते हैं, मिट्टी के या पत्थरों के छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो पवन नीचे की तरफ रह जाते हैं, उसको ज्यादा ऊपर नहीं उठा पाती है। तो वो आकर, ये जो कण आकर है वो नीचे की तरफ प्रहार करते हैं। ठीक है, पत्थर के नीचे की तरफ प्रहार करते हैं और
ऊपर की तरफ ये कण नहीं होते हैं पवन में, क्योंकि ऊपर इनको पवन उठा नहीं पाती है, क्योंकि ये जो कण होते हैं वो बिल्कुल थोड़े भारी होते हैं। अब देखिए, तो ये जो पवन होती है इसका जो अपर्दन का कार्य पत्थर के या शैल के निचले भाग में अधिक होता है। तो पवन चल रही है और इस पवन से क्या हो रहा है, शैल के या पत्थर के निचले भाग में अपर्दन ज्यादा हो रहा है। और जो आधार होता है, आप निचला भाग या इसको निचले भाग को हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आधार। तो आधार का जो क्षेत्र होता है वहां अधिक अपर्दन का कार्य होता है। और इससे क्या हो जाता है कि ये जो आधार है, अब मैं बताता हूं इस कार्य से क्या होता है। ये जो आधार है ये क्या हो गया, इस अपर्दन के कारण, निचले भाग में ज्यादा अपर्दन होने के कारण क्या हो गया, संकीर्ण हो जाता है। आधार क्या हो गया, संकीर्ण हो गया, मतलब आधार क्या हो गया, पतला हो गया। ठीक है। और जो शीर्ष स्थान है, यानी कि शीर्ष मतलब ये हिस्सा है, ये शीर्ष है, और शीर्ष का जो स्थान है वहां पर अपर्दन कम होता है। तो इस स्थान पर अपर्दन कम होता है और इससे क्या हो जाता है, शीर्ष का जो इलाका होता है या शीर्ष का जो क्षेत्र होता है वो कैसा हो जाता है, विस्तृत रहता है। तो आप देख सकते हैं ये आधार है, ये कैसा हो गया, संकीर्ण। और इसी पत्थर का जो ऊपर का क्षेत्र है या जो शीर्ष का क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इसी आकृति को हम लोग छत्रक शैल कहते हैं। छत्रक शैल को अंग्रेजी भाषा में मशरूम रॉक भी कहते हैं। अब चलिए पवन का एक और कार्य बताता हूं। ये तो था पवन का अपर्दन का कार्य। अब जिस बिंदु पर हम आगे बात करेंगे वह है निक्षेपण का कार्य। ठीक है। तो छत्रक शैल तो पवन के अपर्दन का कार्य है। अब जिस अगले बिंदु पर बात करेंगे वह है बालू टिब्बा। अब ये जो बालू टिब्बा है ये पवन के निक्षेपण के कार्य से बनता है। ठीक। तो हम लिखेंगे पवन के निक्षेपण कार्य से इनका निर्माण होता है। तो बालू टिब्बों का निर्माण किससे होता है, पवन के निक्षेपण कार्य से। अब देखिए पवन चलती है, ठीक है, खूब वेग से पवन चलती है। अब पवन चलते चलते अपने साथ क्या ले जाती है, रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो पवन क्या कर रही है,
उड़ाकर अपने वेग के कारण रेत उड़ा रही है और इसको कहीं और ले जाती है। अब जब ये पवन रेत को लेकर जा रही होती है तो पवन का जो बहाव है, पवन का बहाव, पवन का वेग, ठीक है, पवन की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पवन की स्पीड क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। और जब ये पवन का वेग या पवन की जो स्पीड है ये कम हो जाती है तो जितनी भी रेत है जो पवन उठा के लाई थी वह सारी रेत को क्या करती है, पवन गिरा देती है। क्या करती है, गिरा देती है। और जब ये एक स्थान पर एक पहाड़ी नुमा आकृति बना देती है, ठीक है, कैसी आकृति, पहाड़ी की तरह आकृति बना देती है। और वो पहाड़ी किससे बनी होती है, बालू से या रेत से। तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहेंगे बालू टिब्बा, और इसको अंग्रेजी भाषा में बरखंस बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं। अब जो अगली आकृति पवन बनाती है वह है लॉयस प्लेन। कौन से प्लेन, लॉयस। लॉयस प्लेन। अब ये देखिए, सबसे पहली आकृति हमने पढ़ ली छत्रक शैल, दूसरी आकृति जो पवन ने बनाई वो आया बालू टिब्बा। अब जो तीसरी आकृति पवन बनाती है वो है लॉयस प्लेन। अब ये जो आकृति है ये मैदान के रूप में होती है। किस रूप में होती है, मैदान। पवन एक बड़े क्षेत्र में रेत को निक्षेपित करती है, ठीक है। अब पवन बह रही है और वो जो महीन कण है उनको एक बहुत बड़े इलाके में निक्षेपित करती है। और ये जो रेत के कण है ये कैसे है, छोटे छोटे, ठीक है, महीन कण है, महीन कण है। और इनको क्या कर रही है, किसी एक जगह नहीं गिरा रही है, इनको क्या कर रही है, बहुत बड़े क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में क्या कर रही है, जमाती है। और इस जमाव से बहुत बड़े मैदानों का निर्माण होता है और इन मैदानों को क्या कहा जाता है, लॉयस प्लेन। तो लॉयस प्लेन का उदाहरण चीन में है। कहां पर है, चीन में एक बहुत बड़े लॉयस प्लेन का उदाहरण है, ठीक है। और ये जो पवन का कार्य है ये पवन के निक्षेपण का कार्य है। मतलब जब पवन रेत को या महीन कणों को कहीं ले जाकर जमाता है, लेकिन ये जो जमाव होता है ये बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। अगर छोटे क्षेत्र में जमाव हो तो क्या बनेगा, बालू टिब्बा। अब इसी के साथ जो हमारा ये पाठ है ये समाप्त होता है। और अगर इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी शंका हो या कोई भी समस्या हो या कोई भी चीज आपके समझ में ना आई हो तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है या आपकी जो शंका है उसका समाधान करूं।